नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है परिचर्चा को लेकर और परिचर्चा के 206वें पायदान में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए महत्वपूर्ण वक्ताओं के साथ उपस्थित हूं और हमेशा कोशिश यही रहती है कि क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे समाज को एक नई दिशा मिले, एक सोच मिले, एक कोशिश कि हम भी समाज के लिए कुछ कर पाए। दोस्तों, आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने आए हैं वो है ब्रेल और हम। हमने हमेशा यही सोचा कि ब्रेल से हमारा क्या नाता। हम तो देख पाते हैं, हम तो सुन पाते हैं, तो हमें ब्रेल से क्या लेना देना। लेकिन वहीं एक प्रश्न है कि ब्रेल लिपि या ब्रेल से जो पढ़ाई होती है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, क्या हम अपने आप को उस ब्रेल से जोड़ पाए? क्या हम एक कोशिश कर पाए कि हमारे एक प्रयास से, हमारी एक कोशिश से, हमारे एक कदम से उन तमाम दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक रास्ता मिले, एक ऐसा प्रयास जिससे उनको मुख्य धारा से जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, या यूं कहें कि उनके लिए हम कुछ कर पाए, एक मदद हो सके। इसीलिए हमने ब्रेल से अपने आप को जोड़ने की कोशिश की है और हमने आज का विषय रखा ब्रेल और हम सभी जानते हैं कि ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने 1824 में किया था। 3 वर्ष की आयु से वो देख नहीं पाते थे और उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, जिसकी बदौलत आज एक बेहतरीन समाज का निर्माण हो पाया है और वो तमाम वैसे लोग जो दृष्टिबाधित हैं, जो देख नहीं पाते हैं, वो मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं और बड़े-बड़े पदों पर कार्य कर रहे हैं। आज हमारे साथ वक्ता के रूप में मौजूद हैं प्रोफेसर कुसुमलता मलिक जी, जो सीनियर प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की। उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पहली बार हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं और रोशनी ना होकर दुनिया को रोशन कर रही हैं अपनी लेखनी से, अपनी पढ़ाई से, अपनी ओजस्विता से और अपने सुंदर वक्तव्य से। तो मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं शुभम यादव, जो कि विशेष शिक्षक हैं राजकीय सर्वोदय विद्यालय शक्तिनगर के, और साथ ही डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं। विषय वही है, ब्रेल और हम। लेकिन कुसुम जी एक सीनियर प्रोफेसर होने के साथ-साथ ही एक बड़ी हस्ती हैं, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं सारे पुरस्कारों के बारे में और बाकी उनके परिचय के बारे में बात करूँ, उन्होंने हिंदी से पीएचडी की है, एमफिल किया है हिंदी से, ग्रेजुएशन एमए किया है हिंदी से और बीए भी हिंदी से। तो हिंदी के प्रति भी उनका एक लगाव रहा है और बहुत सारे सम्मानों से आप सम्मानित हैं और हमारे इस पटल पर आपका पदार्पण हुआ है आज, तो हमारा पटल भी धन्य हो गया है। मैं बहुत-बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जिस ब्रेल की बात और हम अपने आप की बात कर रहे हैं, बड़े दुख की बात लगती है कि लेकिन अब मुझे लगता है कि ये भी एक चुनौती नहीं रही, क्योंकि जो देख नहीं सकते वो मन की आंखों से बहुत कुछ देखते हैं और हमसे और आपसे कई बेहतर देखते हैं और बहुत अच्छा करते भी हैं। लेकिन एक आंकड़े की बात अगर मैं करूं तो 2020 के आंकड़े के अनुसार 2.2 बिलियन लोग पूरे विश्व में दृष्टिबाधित हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका इलाज समय पर हो सकता था, लेकिन महंगा इलाज होने की वजह से या जो भी कारण रहा है, तो उनके साथ इस तरह की समस्याएं हुई हैं। लेकिन हम ब्रेल और अपने आप को जोड़ने का जो एक जोड़ने की एक कड़ी समझिए को कोशिश हमने की है, आज उस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं सीधे सीधे अपने वक्ताओं से आपका परिचय कराती हूँ। सबसे पहले सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर कुसुमलता मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे साथ
हमारे अनुज प्रिय शुभम यादव जुड़े हुए हैं, जो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ब्रेल को किस प्रकार हम अपने आप से जोड़ पाएं और मुख्य धारा से उन व्यक्तियों को जुड़ने में मदद कर सके। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, सभी का अभिनंदन सृष्टि स्वागत देखना करती हूँ। आवाज गई बेटा। डॉक्टर विनीता साहनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सृष्टि करती हूँ। हमारे साथ अखिलेंद्र जी जुड़े हैं, स्वागत। यशवंत कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। कृष्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे नाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। अविका यादव हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। विक्रांत वीर यादव हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मुझे लगता है ये सारे शुभम के परिवार के लोग हैं। सार्थक दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और ब्रेल और हम अपने आप को किस प्रकार जोड़ पाए और एक कड़ी बना पाए, इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी से आग्रह करती हूँ कि आप एक भूमिका दें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम कुसुम जी और शुभम जी से इस वार्ता को, इस चर्चा को आगे ले जा सके उनके साथ। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज सही आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। हेलो जी, आ रही है। अच्छा, ऐसा है, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूँ। आपने कहा कि बड़े बड़े पदों पर हैं ऐसे दृष्टिबाधित लोग। कुसुमलता जी तो आपके सामने ही हैं। मैं एक और एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। 16 सितंबर को इसी साल 16 सितंबर 2025 को केबीसी में मैंने देखा कि एक 32 वर्षीय आयुषी आईएएस हैं और उत्तर पश्चिम वार्ड की एसडीएम है इस समय। शायद आपका वार्ड भी उसी में आता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इन्हें बचपन से ही रेटिनाइटिस था, जिसे बचपन में थोड़ा सा विजन था, लेकिन वो डाउन होता चला गया और एकदम वो दृष्टिबाधित हो गई। लेकिन मेहनत और लगन से उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में सन 2021-22 में पास हुई और ऑल इंडिया में वो 48वां रैंक उन्होंने प्राप्त किया। वो माँ के बहुत नजदीक हैं, माँ की उनकी अच्छी प्रेरणा है। अब्दुल कलाम की पुस्तक विंग्स ऑफ फायर तथा डेयर टू ड्रीम से उन्हें प्रेरणा मिली और वो उन्होंने सोचा मैं जरूर आगे बढ़ूंगी। 10 साल वो हिस्ट्री की लेक्चरर भी रही हैं। यूपीएससी की तैयारी की उन्होंने 2015-16 से लेके, लेकिन फोन पर उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें रिकॉर्ड की और ब्रेल लिपि में उन्होंने अपने नोट्स बनाए और 700 सीटों में से 5 सीट जो थी उनमें से वो एक बनी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं समझती हूँ। ऐसा माना जाता है कि आंखें हमारी सब कुछ हैं, लेकिन ब्रेल लिपि ने ये साबित कर दिखाया कि इसके बिना भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लुई ब्रेल नाम के व्यक्ति, जो बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, उन्होंने ही ब्रेन से ज्ञान का प्रकाश पसारा है और खुद नेत्रहीन होकर दुनिया भर के नेत्रहीनों के लिए वो वरदान बने। ब्रेल लिपि में आजकल बाइबल, महाभारत, रामायण और स्कूली पाठ्य पुस्तकें हैं। स्कूली पाठ्य पुस्तकें हैं तभी तो सभी पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। ये आपके सामने उदाहरण है ही हैं। दृष्टिहीनों के लिए उन्होंने जो शिक्षा का दीप तो जलाया है, लेकिन ये एक क्रांति से कम, शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति से कम नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। इसमें छू कर पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। इसके आविष्कारक जो थे वो 3 साल की मैं बात बताती हूँ। वो अपने पिता के साथ बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे, पिता उनके, तो अचानक एक्सीडेंटली उनके एक आंख में एक सुआ सा चला गया, क्योंकि उनके पिता घोड़ों के लिए लगाम और इस तरह की चीज बनाते थे, उन्हीं चीजों से काम करते थे। तो उससे उसमें थोड़ा खून निकला और ये सोचा गया कि शायद थोड़ा सा जख्म है, लेकिन वो जख्म बढ़ते 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 बढ़ता गया और
वो 8 साल की उम्र तक बिल्कुल दृष्टिबाधित हो गए। इनका जन्म जो है वो पेरिस से थोड़ी दूर 25 मील दूर क्रूप नामक स्थान पर हुआ था 4 जनवरी 1809 को। और एक ये सामान्य उपचार के बाद देखिए हम खुद भी इस चीज से शिक्षा लें कि चीज बंद हो जाती है, लेकिन जिस तरह उनकी धीरे धीरे दृष्टि चली गई, हमें इस चीज से शिक्षा भी मिलती है। 10 वर्ष की आयु में पादरी जी की मदद से पेरिस के तत्कालीन ब्लाइंड स्कूल में उन्होंने प्रवेश किया। वहां के संस्थापक वैलेंटाइन राय द्वारा उन्हीं के द्वारा बनाई गई लिपि, जिसे मून टाइप लिपि कहा जाता था, उससे पढ़ाते थे। इस लिपि में सामान्य रोमन अक्षरों को उभार कर अक्षर बनाए जाते थे। ये लिपि जो थी थोड़ी जटिल थी और इसे सीखना इतना आसान नहीं था। रूई ब्रेल ने इन कामियों को समझा और आसान बनाने की कोशिश की। एक ऐतिहासिक मोड़ आया कि 1821 में फ्रांसीसी सेना के एक सैनिक चार्ल्स बार्बियर से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने नाइट राइटिंग सिस्टम को आसान किया, लेकिन जो लैंप से पढ़ा जाता था। उससे मुश्किल ये होती थी कि जब लैंप से पढ़ा जाता था तो दुश्मनों को लाइट से पता चल जाता था कि फ्रांसीसी सेना कहाँ पे है। तो उन्होंने 12 अक्षरों का एक ऐसा 12 बिंदुओं का ऐसा कुछ बनाया जिससे बिना लाइट के सिर्फ छू के पढ़ा जा सके। तो इसे सुधार कर जो है वो लुई ब्रेल जी ने टच स्क्रीन की लिपि बनानी शुरू की और उन्होंने 12 बिंदुओं की बजाय 6 बिंदु बनाए। और ये अपने इसमें वो 1824 में सफल हुए। पूरा विश्व आज मैं समझती हूँ उनका ऋणी है। 64 आकृतियां बनाई गई। इससे दृष्टिहीनों को पढ़ने के साथ साथ लिखना भी संभव हो गया। फ्रांसीसी भाषा में संगीत की नोटेशन भी लिखी। वो पियानो भी बजाते थे, साथ ही भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों को भी दिया और नाइट स्क्रिप्ट जो चीजें नहीं थी वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। ये लिपि एक समन्वय लिपि बन गई, ऐसा हम मानते हैं। लुई ने जिस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी उसी विद्यालय में वो शिक्षक बन गए। 1829 में एक किताब भी उन्होंने पब्लिश की। इससे उन्होंने सिस्टम को समझाया। परंतु लुई को अपने जीवन काल में ब्रेल लिपि की मान्यता नहीं मिल पाई। 6 जनवरी 1852 को वो 43 वर्ष की उम्र में टीबी से देहांत चले गए। लिपि को मान्यता प्राप्त करने के लिए उनके साथियों ने कई आंदोलन किए और 1869 में उनकी मृत्यु के 16 वर्ष पश्चात ब्रेल लिपि को मान्यता प्राप्त हुई। मान्यता मिलने के बाद ब्रेल लिपि पूरे विश्व में प्रचलित हो गई तथा 133 देशों में आज विश्व की सभी भाषाओं में ब्रेल लिपि को लिखा पढ़ा जाने लगा है। आज हमारे देश में विभिन्न राजकीय भाषाओं में ब्रेल लिपि का प्रयोग हो रहा है। तकनीकी उपकरणों से भी ब्रेल लिपि का प्रयोग संभव है, अतः पूरे विश्व में ये प्रयोग में लाई जा रही है। भारत में 2009 में ब्रेल लिपि के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। उनकी मृत्यु के 100 वर्ष बाद 1952 में उनके सम्मान में लेख लिखे जाने लगे और कई जगह उनके लेख भी छपे हैं पूरे विश्व में। कोरियाई देश में ब्रेल लिपि में सेल फोन और स्मार्टफोन भी बनाई गई है, जिसे ब्रेल लिपि में सुना और पढ़ा जाने लगा है टच करके। ब्रेल लिपि से दृष्टिहीन तो अभी आपने देखा काफी अच्छी नौकरी भी पाने में सफल हो रहे हैं। अब ये ब्रेल लिपि के कारण जो दृष्टि बाधित हैं वो कहीं कम नहीं है, सिर्फ देख नहीं सकते लेकिन उनमें पूरी प्रतिभाएं हैं जिनका परिणाम आप देख रहे हैं। और हम सब दृष्टि वालों के साथ साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, इसका जो श्रेय है वो लुई ब्रेल को जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर तनेजा, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भूमिका और एक जरूरी वक्तव्य, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। शक दीर्घा में लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनका धीरे धीरे नाम लूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले आदरणीय
कुसुमलता जी, मैं तहे दिल से पूरी टीम की ओर से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने वक्तव्य देने के लिए आप पधारी हैं। जिस ब्रेल की हम बात कर रहे हैं कि स्पर्श आधारित एक लिपि है जिससे दृष्टिबाधित व्यक्ति पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और सिर्फ शुभम जैसे व्यक्ति भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये दृष्टि बाधित नहीं है, बजाबता इन्होंने ब्रेल को जाना, समझा, सीखा और ये भी अपनी यात्रा को हमारे साथ साझा करेंगे। और कुसुम जी, मैं पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ जिस तरह से 6 बिंदुओं से जुड़ा हुआ ये एक मैं चाहती हूँ कि ब्रेल के बारे में एक विस्तृत जानकारी आप हमें दें, ताकि हम, क्योंकि हमने विषय रखा ब्रेल और हम, तो हम अपने आप को ब्रेल से जोड़ पाए इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो मैं चाहूंगी कि ब्रेल के बारे में क्योंकि आप जो विस्तृत जानकारी हमें देंगे वो हमारे दर्शकों के लिए भी, हमारी पीढ़ी के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत लाभकारी है। बहुत बहुत स्वागत। जानकारी का अभाव है। जो लुईस ब्रेल है वो 3 वर्ष की आयु में दृष्टिबाधित हो गए थे। पहले उनके पिता जो घोड़े की जीन्स बनाने का काम करते थे और जीन्स बनाने के लिए जैसे वो बच्चा खेलता है, वो सुई से खेल रहे थे तो वो झटके से छूटा और उनकी आंख में लग गया। तो आंख से रक्तस्राव तो हुआ लेकिन पूरी रोशनी जा चुकी थी और ये प्रक्रिया 1 साल के अंदर ही अंदर घटित हो गई और वो 4-5 वर्ष की आयु में ही बिल्कुल दृष्टिबाधित हो गए थे। उसके बाद उनके माता पिता ने घर पर ही उनको शिक्षा दी और उसके बाद एबे पिल्लोई करके एक पादरी उनके गांव के थे, जिन्होंने अपने साथ उनको चर्च में ले जाना शुरू किया। उन्होंने ही वहीं पास के स्कूल में उनको बिठाना ताकि वो थोड़ा सुन सुनकर पढ़ सके, समझ सके। तो उन्होंने देखा कि जो लुई ब्रेल सामान्य बच्चों के साथ सुनकर समझ रहे हैं, वो कक्षा में नंबर 1 पर आ रहे हैं। तो उनको लगा कि इसको तो बहुत जरूरी है आगे बढ़ाना और उन्होंने ही स्कॉलरशिप दिलाकर छात्रवृत्ति पर उनको पेरिस भेजा था, रॉयल इंस्टीट्यूट में, जो युवाओं के लिए पहला ब्रेल का स्कूल था फ्रांस का और जहां होए के प्रयास से बनाया गया था। होए ने भी कैसे बनाया कि उस जमाने में दृष्टिबाधितों के पास सिर्फ एक काम था, भीख मांगना। तो होए एक बार चर्च से निकल रहे थे तो रोज देखते थे बच्चों को वहां पर भीख मांगते हुए, ब्लाइंड बच्चों को बहुत बुरी हालत में, उनके पास रहने की जगह नहीं है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, इधर उधर सड़क के किनारे, पुल के सहारे कहीं बैठकर अपना समय बिताते हैं, जो कुछ दे जाता है तो खा पी लेते हैं उससे। तो एक लड़के को उन्होंने देखा कि वो पैसे गिन रहा है। एक बार तो पैसे कैसे गिन रहा है, वो पूर्ण ब्लाइंड था, पूरी तरह से दृष्टिबाधित था, तो पैसे गिन रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने खड़े होके देखा उसको और फिर उन्होंने कुछ पैसे दिए, अपने पैसे भी उनसे गिनवाए। तो वो पहचान रहा था सब पैसों को छू छू कर। उनको लगा ये प्रतिभा बहुत अद्भुत है और वो धीरे धीरे रोज उस बच्चे से मिलने लगे और दूसरे भिखारी बच्चे जो थे उनसे भी परिचय करने लगे। तो उनको ये ज्ञात हो गया कि जो चीज हम आंख से देखकर करते हैं, ये छूकर कर सकते हैं। तो वो अपने घर ले गए उस बच्चे को और कुछ बच्चों को शुरू किया उन्होंने, अपने घर में ही स्कूल शुरू किया सबसे पहले। और उसी स्कूल को जब वहां पर बच्चे काफी हो गए, लगभग 20 बच्चों से ज्यादा बच्चे हो गए उनके घर पर, तब उन्होंने बड़े पदाधिकारियों के साथ मिलकर, सामंतों के साथ मिलकर कुछ वो स्कूल स्थापित किया जिसमें लुई ब्रेल आगे जाकर पढ़े। और वो जो लड़का था जिसने पैसे गिन रहा था, वो उसको कुसुम भी जी, वहां रखा। हाँ जी। कुसुम जी, जी जी। कुसुम जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगी इसी बात को हाँ, आगे बढ़ाते हुए कि जिस तरह से आपने कहा कि सड़क के किनारे बैठना, भीख मांगना और मतलब पिलर के नीचे और इस तरह से गुजारा करना, किसी ने पुल के कुछ दे सहारे दिया, बैठकर ये गुजारा चीजें करना जी। ये 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 हम भारत में भी ये सारी चीजें देखते हैं। तो क्या ये पूरे उन विश्व में था वैभवी, तमाम पूरे विश्व में था।
आपने दृष्टिबाधित व्यक्तियों को हम 1924 में, मुख्यधारा से जोड़ने का कोई प्रयास कर सकते हैं? हाँ 1924 में प्रेमचंद का तो उपन्यास आज छपा आज था। अगर हम मुख्यधारा से जोड़ने की बात करें, जी नहीं नहीं, आज के प्रयासों पे बाद में आते, थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देखते हुए ना आप समझ जी पाएंगे। जी तो जी बिल्कुल 1924 में प्रेमचंद का उपन्यास आया था रंगभूमि, जिसकी पृष्ठभूमि में शुरू में ही लिखा है उन्होंने कि भारत में अंधों को ना नाम की जरूरत है ना काम की, उनके लिए बना बनाया नाम है सूरदास और बना बनाया काम है भीख मांगना। ये उस समय का इतिहास है, और ये केवल भारत का ही नहीं, पूरे विश्व भर का इतिहास है। तो भारत में जो पहले प्राचीन काल में जो दृष्टिबाधित या दूसरे विकलांग बच्चे होते थे, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, ज्वाइंट परिवार होते थे, तो उसमें गुजारा हो जाता था। और फिर दूसरा, क्योंकि हमारी धार्मिक प्रवृत्ति है, करुणा की है, अहिंसा परमो धर्मा हम मानते हैं, तो इसलिए उन बच्चों को मारते नहीं थे। लेकिन विदेशों में तो ऐसा भी था कि पैदा होते जैसे पता चलता था ब्लाइंड है तो मार दिया, है ना। तो ऐसा भी था, पूरे विश्व में बहुत नृशंसता थी विकलांग समाज के साथ। तो ये धीरे धीरे जैसे प्रयास हुए, बढ़े चीजें। और लुई ब्रेल ने जो बताया पुष्पलता जी ने कि चार्ल्स बारबियन ने 12 बिंदुओं से बनाया, 12 बिंदु से नहीं बनाया था उन्होंने, 12 आकृतियां थी, जो रेखकीय आकृतियां थी, जो उंगली के नीचे नहीं आ पाती थी। और 1821 में लुई ब्रेल के स्कूल में आके उन्होंने उसका प्रदर्शन किया था। और वहां प्रदर्शन करके जब बच्चों को दिया पढ़ने के लिए जो पेपर था, तो उंगली के नीचे पूरी रेखकीय आकृतियां ना आ पाने के कारण लुई ब्रेल के मन में ये बात आई कि अगर ये आकृतियां जो हम उंगली के नीचे 6 रेखाएं और 6 टेढ़े बिंदु, 12 इस तरह से होते, ये डॉट में ही बदल जाए तो हमारी उंगली के नीचे आ सकते हैं। ये प्रेरणा का आधार बना। और इसी प्रेरणा के आधार पर वो चार्ल्स बारबियन के पास कुछ काम करके गए भी थे, लेकिन बड़ी हिकारत के साथ चार्ल्स बारबियन ने उनको धिक्कार दिया कि तुम 12 साल के बच्चे मेरी लिपि में सुधार करना चाहते हो, चले जाओ यहाँ से। और उनको बहुत धिक्कार कर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। ये इतिहास है। और उसके बाद लेकिन वो लगे रहे, और उन्होंने ये ठीक कहा, उन्होंने 1824 में उन्होंने बना ली थी ये लिपि पूर्णतया। और 1825 में जी संगीत के और गणित के भी उन्होंने काफी चिन्ह बना लिए थे, जिसको लेके 1827 में पहली पुस्तक, और 1829 में दूसरी, और 1835 में तीसरी, 3 पुस्तकें उन्होंने पब्लिश की अपने निदेशक के मदद से। और जो आज का आपका विषय है वैभवी की हम और ब्रेल लिपि, तो हम में तो पूरा समाज है, पूरे समाज को देखो, हम आवश्यकता के बिल्कुल अनुसार बिल्कुल बिल्कुल चीजों को चीजों को अपना आधार बनाते हैं। उपयोगितावाद का युग है आज का, तो घोर उपयोगितावाद का युग है। तो आपके लिए ब्रेल की क्या आवश्यकता है, तो आप क्यों उसकी तरफ ध्यान देंगे, है ना। इसलिए हम आवश्यकता के बिल्कुल सही हिसाब बात से, उपयोगिता के हिसाब से ही चीजों को चुनते हैं। और जो बहुत करुणामय लोग होते हैं, या फिर जो कुछ सिर्फ समर्पित होते हैं, वही लोग दूसरों की तरफ झुकते हैं, जो दूसरों के लिए ही कुछ करना चाहते हैं, वही ब्रेल से जुड़ बिल्कुल सकते हैं, है ना। तो इसलिए सामान्य आदमी का तो क्या काम है, ब्रेल से कोई काम नहीं है। और विदेशों में तो दवाइयों पर, सब सार्वजनिक स्थलों पर, हर चीज में, बस में, सब जगह ब्रेल के चिन्ह लगे होते हैं। ऑडियो वॉइस भी होती है और ब्रेल के चिन्ह भी होते हैं, ताकि हम छूकर हाथ लगे तो हम पढ़ ले। अब कुछ शुरुआत हुई है भारत में भी, क्योंकि जिस तरह से सुगम्य भारत की परिकल्पना की है, उस सुगम्यता में अकादमिक भी है और इंफ्रास्ट्रक्चरल भी है, दोनों तरह के भारत का निर्माण है। तो अकादमिक क्षेत्र में भी कोशिश हुई है कि कुछ, जैसे स्कूलों में अभी शुभम को रखा है स्पेशल टीचर, कि हर एक स्कूल में एक स्पेशल टीचर रखा जाए, ताकि वहां कोई भी बच्चा आए, दृष्टिबाधित हो या दूसरी तरह की विकलांगता हो उसके साथ, तो उस बच्चे को सिखाया जा सके, पढ़ाया जा सके, उसको समझाया जा सके, उस परिस्थिति में ढाला जा सके।
तो ये प्रयास काफी सराहनीय कुसुम है। जी, और सुगम्य भारत, हाँ जी, जी, कुसुम वैभवी जी, मैं बताइए। आपसे जानना चाहती हूँ कि जी, कुसुम जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस प्रकार विदेशों में बसों में या बाकी चीजों में सहूलियत दी गई है, क्या भारत में भी इस प्रकार की कोई सहूलियत है? हाँ हाँ, अब शुरू मैंने कहा ना, सुगम्य भारत जैसे हुआ है 2016 में, जो हमारा दूसरा विधेयक पास हुआ है, विकलांगता अधिकार अधिनियम विधेयक जो पारित हुआ, उसके अंतर्गत सुगम्यता अनिवार्य है। एक्सेसिबिलिटी हर जगह का एक्सेसिबल होना जरूरी है, ये अनिवार्य है। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते ना। हम सोचते हैं कि एक हमने रैंप बना दिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो चीज पूरी हो गई, जबकि टेक्टाइल लगाना भी जरूरी है, जो पैरों के नीचे हम स्पर्श कर सके कि मार्ग किधर को जा रहा है, हमें दाएं मुड़ना है कि सीधा चलना है कि बाएं मुड़ना है। तो वो टेक्टाइल का होना भी जरूरी है। अब थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है, दिल्ली में भी सब जगह नहीं। जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट में ब्रेल के चिन्ह भी होने चाहिए, अनिवार्यता होना चाहिए, चाहे आप घर में लगाए चाहे बाहर लगाए। क्योंकि आपका भी तो कोई मित्र हो सकता है दृष्टिबाधित, जो आपके घर आए तो आपकी घर का लिफ्ट जो है उसका भी इस्तेमाल वो स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। इन बातों का हम ध्यान नहीं रखते हैं ना। तो ये सारी बातें होती हैं जिसके कारण एक्सेसिबिलिटी के जो नॉर्म्स हैं, जो मानवीय अधिक है, इंटरनेशनल तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सभी अंतरराष्ट्रीय नियमों को माने ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो मानवीय है और हमें मनुष्य होने का अधिकार देता है, हम उन चीजों पर भी अधिकांशतः ध्यान नहीं देते। तो इसलिए जरूरी है कि एक रैंप बना दिया आपने या कोई ऑडियो फॉर्मेट लगा दिया तो उसी से हम इतिश्री ना समझे कर्तव्य की, ये भी जरूरी है। क्योंकि हर आदमी स्कैन करके देखे चीज को, क्योंकि आजकल स्कैनर है सभी के फोन में, और तब जाने इतनी देर में तो दुर्घटना घटित हो जाती है। जैसे आप बिल्कुल आंख सही से कहा तुरंत आपने। पढ़ लेते हैं, है ना, इस कमरे का जी, नंबर क्या है। जी, हम भी हाथ लगा के जी, तुरंत पढ़ लें कि इस कमरे का नंबर क्या है। इसलिए जरूरी है अस्पतालों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में या दूसरे पब्लिक प्लेसेस पे ब्रेल चिन्हों का होना बहुत अनिवार्य है। और ये बात कभी बहुत नहीं सुंदर। सोचनी चाहिए। देखिए यहाँ ये भी होता है, जब विश्वविद्यालय तक की बात मैं आपको बताती हूँ, कि जैसे विदेशों में एक अलग स्थान होता है जो गाड़ी खड़े करने के लिए डिसेबल्ड के लिए है सिर्फ। हमने यहाँ जगह बनवाई कि ये डिसेबल की गाड़ियों के लिए आप जगह कर दीजिए बुक। लेकिन लोग कहेंगे अरे कोई आया तो नहीं है ना, अब हम गाड़ी खड़ा करने दो, जबरदस्ती वहां पर गाड़ी खड़ी कर देंगे। अब बाद में कोई हैंडीकैप्ड आता है, चाहे वो व्हील चेयर वाला यूजर हो, चाहे वो अपनी गाड़ी खुद चला रहा हो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कारण, चाहे वो दृष्टिबाधित हो जिसके ड्राइवर चला के ला रहा है, तो उसको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। और वो उस स्थान को, वो सुगम्य होते हुए भी वो स्थान उसके लिए सुगम्य नहीं रह पाता, क्योंकि वो जहां पर पहुंच ही नहीं पाता। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, अधिकांशतः चीजें सिर्फ इस वजह से हैं, एक तो जानकारी का अभाव, और दूसरा हमारी एक जीने की उदासीनता, शैली जो, हाँ, एक हमारी जीने की जो उदासीनता, शैली है समाज ना, की जिसमें उदासीनता कह सकते हैं, संवेदनशीलता की कमी है। कमी है। बिल्कुल। कुसुम जी, मैं तो थोड़ी देर के लिए संवेदनशीलता आपको तभी आ रोकना सकती है चाहती वैभवी, जब हम हूँ। पाठ्यक्रमों में डिसेबिलिटी डिस्कोर्स से रिलेटेड पुस्तकें लगाएं, कहानियां बिल्कुल, लगाएं, कविताएं लगाएं। बच्चे बचपन में जो चीज पढ़ते हैं और जो समझते हैं वो ताउम्र उनके साथ रहती है, वो कभी बिल्कुल नहीं सही भूलते। कहा आपने। इसलिए कुसुम जी, हाँ, कुसुम स्कूली जी, पाठ्यक्रम में। कुसुम जी, जी कुसुम जी, थोड़ी देर के लिए मैं आपको अभी यहाँ रोकना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे साथ जी बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनका भी अभिवादन करना है और शुभम से भी हमें कुछ बात करनी है और आपके पास बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं, जिनके जवाब मुझे आपसे चाहिए। हमारे साथ दुर्गा नागले जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन, पुष्पा पोद्दार हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत करती हूँ। प्रदीप गौतम जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदरणीय। प्रकाश चंद पराशर जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत, अभिनंदन। मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर विनीता साहनी लगातार बनी हुई हैं। साथ ही और भी नाम आए हैं, अबिका यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तारू दीक्षित हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा अखिलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे नाम हैं, कुछ नाम इधर-उधर हो रहे हैं। अगर मैं नहीं ले पा रही हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो आपके संदेश हैं वो ऊपर-नीचे जा रहे हैं। लेकिन मैं शुभम के पास आना चाहती हूँ। जैसे कि कुसुम लता जी ने कहा कि हम कहीं न कहीं
उदासीन है अपने व्यवहार से, और कहीं ना कहीं एक संवेदना की जो कमी है, जिसकी वजह से, चूंकि हमने जो विषय रखा कि ब्रेल और हम, तो हम मतलब समाज, हम मतलब देश, हम मतलब राष्ट्र, हम मतलब दुनिया, तो हम इनको किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जोड़ पाए। और शुभम के बारे में, जैसे कि कुसुम जी ने कहा कि स्पेशल टीचर हैं आप, और ऐसे बच्चे जो आपके पास आते हैं उनको पढ़ने में, उनको सिखाने में आप एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। और सबसे पहला सवाल शुभम, कि ब्रेल को आपने क्यों चुना और क्यों आपको जरूरत, क्योंकि हमसे कनेक्टिविटी एक करने की हम कोशिश कर रहे हैं, हमसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है जानना कि आप सामान्य जीवन जीने वाले एक व्यक्ति हैं, आपको ब्रेल की, क्योंकि जैसे कि कुसुम जी ने शुरू में ही कहा कि हमें क्या जरूरत है ब्रेल की, मैंने जब कार्यक्रम की शुरुआत की तो मैंने यही बात रखी कि हमें क्या जरूरत है। तो ये जो जरूरत या बाकी जो चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं कि हमको क्या करना है, क्यों चाहिए, तो शुभम आपने ये क्षेत्र क्यों चुना, और ब्रेल के प्रति आपका रुझान कैसे पैदा हुआ, ये यूथ के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम किसी विषय के बारे में हम जानना चाहते हैं तो उस विषय की जो एक मन में जिज्ञासा होती है, वो लोगों तक पहुंचाने की मुझे लगता है जरूरत है। और मैं चाहती हूं कि आप इस बात को जरूर रखें कि आपने ब्रेल क्यों सीखा, और आप के मन में क्या विचार आए जिससे आपने अपने आप को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया। और कुसुम जी के पास फिर मैं चलूंगी, बहुत सारे प्रश्न और भी हैं और जल्दी जल्दी हमको बात करनी है क्योंकि समय हमारे पास ज्यादा नहीं है। जी शुभम। सभी को नमस्कार। मेरा परिचय ब्रेल से पहली बार हुआ 2016 में। इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन के बाद किसी ने बताया कि एक कोर्स चल रहा है स्पेशल बच्चों के लिए, आप देहरादून जाइए, वहाँ एक ब्लाइंड स्कूल है, बहुत फेमस है, आप जाइए वहाँ एग्ज़ाम दीजिए। मैं पहली बार जब देहरादून पहुँचा, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम की रो में हम बैठे तो मेरे साथ बहुत सारे दृष्टिबाधित बच्चे थे। हमें तो एक क्वेश्चन पेपर, जैसे इन जनरल सबको मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिला और हमें OMR सीट पे मार्क करना था। लेकिन वही जो हमारे साथ दृष्टिबाधित बच्चे बैठे थे जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे थे, उनके साथ क्या था, उनको अलग से ब्रेल टाइपराइटर मिले हुए थे और उनके साथ एक लड़का बैठा था जो वो अगर उनको कुछ टाइप करके बताना तो वो टाइप करते थे, और दूसरा एक स्क्राइब था उनके साथ जो मार्क करता था। वो अगर उन्होंने बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन का बी सेक्शन, बी सही है ऑप्शन, तो मार्क करता था। तो हमारे लिए बहुत नई चीज़ थी क्योंकि इसके पहले मैंने कभी देखा नहीं था कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि हमें तो पेन पेंसिल से लिखना सीखा हमने। और जब ये चीज़ हमने देखी तो मेरे मन में थोड़ी सी जिज्ञासा इस बात की थी कि अगर यहाँ एडमिशन होता है और यहाँ अगर पढ़ने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर सीखूँगा। उसके बाद रिज़ल्ट आया, एडमिशन हुआ। फिर वहाँ मेरे साथ बहुत सारे दृष्टिबाधित बच्चे थे जो हमारे साथ ही पढ़ाई करते थे। तो पहला दिन का ये था मेरा कि हम अपना एक नोटबुक और पेन लेकर पहुँचे थे अपनी क्लासरूम में, और वहीं जो हमारे साथ डिसेबल्ड बच्चे थे, मतलब जो दृष्टिबाधित बच्चे थे, वो अपना ब्रेल स्लेट और स्टाइलस लेकर पहुँचे थे और एक पेज। तो हमारे लिए वो सबसे नई चीज़ थी कि आखिर ये है क्या, कि आखिर लिखते कैसे। हमसे बोला गया कि आप, टीचर आया, पढ़ाना स्टार्ट किया, हमसे बोले कि आप नोट्स बनाइए, तो हम तो नॉर्मल हिंदी या इंग्लिश में नोट्स बना रहे थे। वो बच्चे स्टाइलस से उस पेज पे वो बिंदु बिंदु बना के वो लिखना स्टार्ट किए। तो मेरे लिए वो सबसे रोचक रहा, और मैं अपने दोस्तों की मदद से, और ऐसे प्रोफेसर्स थे जिन्होंने हमें सबसे पहला काम ये बोला कि आपको पेन और पेपर छोड़ना है। पेन और पेपर आप छोड़िए, आप अगर स्कूल आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, तो आप ब्रेल स्लेट लेकर आइए और एक स्टाइलस और एक पेज लेकर आइए। तो वो जर्नी तो वो 2016 में ही शुरू हुई, और साथ में धीरे धीरे, और ऐसा भी नहीं कि ब्रेल सीखना बहुत बड़ा टास्क है, वो एक स्किल है। वो अगर आप एक तरह से, मैं उस समय बच्चा था तो मेरे लिए तो ये था कि ब्रेल आएगी तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, क्योंकि पेपर भी बहुत सारे ऐसे पेपर होते थे कि हमें असाइनमेंट देना है तो ब्रेल में ही लिखना है, हमें तो आनी तो चाहिए पहले। और ब्रेल, हमारे शिक्षक भी ऐसे थे जो हमने बहुत कम समय में हमें ब्रेल सिखाया। पहले लगता था कि हमें याद करना पड़ेगा कि ए का कोड क्या होता है, बी का कोड क्या है, सी का कोड क्या है। बट वो जैसे जैसे हैबिट बनती गई, हफ्ते भर लिखी, प्रैक्टिस की गई, तो वो आसानी से, जैसे आप बचपन में बच्चे को हिंदी लिखना सिखाते हैं, इंग्लिश लिखना सिखाते हैं, वैसे ही आप ब्रेल लिखना सीख जाएंगे। और अभी भी वो चीज़ें चलती रहती है साथ में साथ में।
और विद्यालय की बात करें तो जहाँ मैं अभी कार्यरत हूँ, विद्यालय में भी अभी भी जिन स्कूलों में ऐसे बच्चे दिख जाते हैं जो खासकर दृष्टिबाधित हैं, ऐसे बच्चों के लिए प्ले कार्ड बनाना, छोटे छोटे कार्ड्स बनाना, जिसपे हम ब्रेल में कुछ लिख दें, या हमें कुछ दिखाना है कि मान लीजिए कोई ये खिलौना है, तो खिलौना दिखाने के साथ साथ हम प्ले कार्ड पे लिखते थे कि अच्छा ये क्या नाम है, डॉग है, तो डॉग लिख देते थे हम लोग। तो बच्चा वो टच करके, फील करके, उसके स्पर्श से वो जान जाता था कि ये डॉग है, डॉग ऐसा होता है। फिर हम काऊ दिखाते थे तो काऊ लिखते थे वहाँ प्ले कार्ड पे, तो वो थोड़ा हैबिचुअल होता था। तो धीरे धीरे करते करते ब्रेल भी आनी शुरू हो गई। और ये बेसिकली हमें मतलब ब्रेल क्या है, हमारे लिए एक समानता है और एक स्वतंत्रता का रूप है, जो हमारे लिए, जो अभी गवर्नमेंट बात करती है कि समावेशन होना चाहिए, समावेशी शिक्षा की बात बार बार की जाती है। तो मान लीजिए एज अ टीचर, मैं या कोई भी टीचर हुआ, या कोई भी ऐसा मान लीजिए डॉक्टर हुआ, साइंटिस्ट हुआ, अगर उसके सामने कोई ऐसा बच्चा हो जिसको बस ब्रेल आती है, उसको हिंदी लिखना नहीं आता, वो ब्रेल आती हो, तो एज ए शिक्षक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उससे अगर संप्रेषण करना चाह रहे हैं लेखन में, तो आपको ब्रेल आनी जरूरी है, तो ताकि नॉर्मल व्यक्ति भी, जो सामान्य व्यक्ति है, वो जुड़ पाए उस ब्रेल से। और ब्रेल इंटरेस्टिंग है अगर आदमी सीखना चाहे तो, जो मैंने मैम ने बात की कि मतलब अंदर से आए, और अंदर से आने का भी ये है कि जब तक वो खुद का काम नहीं पड़ता तो लोग सीखना नहीं चाहते हमारे भारत में। कि अगर मुझे नीड है कि मेरे साथ का ही मेरा कोई दोस्त है जो देख नहीं सकता, अगर उसके कंडीशनिंग में कोई ऐसा दोस्त आ जाए, भाई ठीक है, मुझे क्या नाम है, जो तुम किताबें पढ़ते हो मुझे ब्रेल में अवेलेबल करा दो, क्योंकि वो किताबें ब्रेल में नहीं है। तो अगर मुझे आता तो मैं, ठीक है भाई, मैं पॉइंट्स बना के एक सारांश के रूप में छोटी छोटी चीजें लिख के मैं आपको ब्रेल में दे दूं, जिससे उसकी सहायता हो जाएगी। तो इसके लिए भी ब्रेल बहुत जरूरी है। आप शिक्षक हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, या कब कोई आपसे ऐसा व्यक्ति टकरा जाए जहां आपको इसकी नीड लगे। सरकार को भी आज नीड लग रही है, तो रैंप के लिए, और आप अभी देखेंगे जो पब्लिक टॉयलेट्स है वहां पे भी आप ब्रेल के साइनेज देखना शुरू कर देंगे। बस में ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। और अभी मैं एनआईवीएच की बात करूं, एनआईवीएच जिसका नया नाम है एनआईपीवीडी देहरादून, जहां ब्लाइंड बच्चों की शिक्षा के बारे में, आप वहां देखेंगे कि उसके सामने एक बस अड्डा है, जो राजपुर रोड पे एक बस अड्डा है, वहां पे उन्होंने हाँ ब्रेल जी। में साइनेज बना रखे हैं कि अगर कोई दृष्टिबाधित बच्चा, अगर उसको बस पकड़नी, तो वहां पे एक छोटा सा टेलीफोन भी है, जो डायरेक्ट वहां की बस से पता कर सकता है कि कितने देर में बस आ रही है। वो सब कुछ वहां पे ब्रेल में लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे उस पर तो भी प्रयास शुभम, किया आपको जा रहा है कि लगता लोग नहीं थोड़ा है सा कि इस तरह हैबिचुअल की हों। जो, शुभम, आपको ये बात लगती है जरूरी कि बहुत सारे, हर शहर में, चाहे छोटा सा गांव क्यों ना हो, चाहे बड़ा मेट्रो सिटी क्यों ना हो, हर जगह इस तरह की छोटी छोटी सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे दृष्टिबाधित जो भी व्यक्ति हैं उनको बहुत सहूलियत मिल सके, उनको आने जाने में कोई परेशानी ना हो। इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो हर जगह मुहैया होनी चाहिए। सरकार को और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, और स्वयं से भी संगठन भी कर सकते हैं हम, और आप भी कर सकते हैं। जी, ये जरूरी है मैम, ताकि ग्रामीण परिवेश में, ठीक है मेट्रो सिटीज में तो हम अवेयर हैं थोड़ा बहुत, बट ग्रामीण परिवेश में हमें नहीं पता। ठीक है। और दूसरी चीजें जो ये फैसिलिटीज, जैसे मान लीजिए अभी जो नॉर्मल हम ब्रेल इन जनरल नॉर्मल आदमी कहाँ देख पा रहा है? मेट्रो स्टेशन, लिफ्ट में देख पा रहा है, बस में कहीं कहीं किसी किसी बस में आपको ये सुविधाएं मिल जा रही है, एयरपोर्ट पे आपको मिल जा रही है, वॉशरूम में मिल जा रही है, पब्लिक टॉयलेट्स में मिल जा रही है। बट ये सुविधाएं ग्रामीण परिवेश में नहीं है। आज भी अगर वहां ऐसी कोई चीज बनती है तो वहां लोग ब्रेल का इस्तेमाल नहीं करते, ताकि, और इसके इसकी एक हमारे यहाँ थोड़ी सी कमी ये है कि ग्रामीण परिवेश, जैसे कोई शहर का बच्चा है, कोई फैमिली है, उनके घर पे कोई बच्चा दृष्टिबाधित हो गया, किसी और विकलांगता से ग्रसित है, तो वो अवेयर है कि उनको पता है कि क्या करना है, कहाँ पढ़ाऊं मैं अपने बच्चे को, प्राथमिक शिक्षा कहाँ दूं। लेकिन हमारे यहाँ तो ग्रामीण परिवेश में ना ऐसे विद्यालय हैं जो खासकर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हों, या किसी अन्य विकलांगता वाले बच्चों के लिए हों। और दूसरा, इसका सुधार इस तरीके से बहुत अच्छे से हो सकता है कि हम जो प्राथमिक शिक्षा है, जैसे मैम ने ही बात की कि जो प्राथमिक शिक्षा, उसमें हमें ब्रेल के बारे में बताया जाए। बताने का मतलब ऐसा नहीं कि हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में आज भी है, कुछ कुछ किताबों में लुई ब्रेल के बारे में, किताबों वैभवी। में है। जी मैम। जी मैम, जी हाँ मैम। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
आवाज चली गई थी एक्चुअली आपकी ना। अच्छा अच्छा शुभम, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थोड़ा सा कुसुम जी के पास मैं आना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छी जी जानकारी दी। आप इसको बाइंड कर सकते हैं अगर अपने संक्षेप वक्तव्य में, तो जरूर आप इसको अपने वक्तव्य को समेटने की एक कोशिश करें, क्योंकि कुछ और प्रश्न हमारे पास हैं। मैं आपके पास भी आऊंगी और तनेजा जी के पास भी जाऊंगी। इससे पहले हमारे साथ नेहा शर्मा जुड़ गई हैं। अभिनंदन करती हूँ, हमारे पटल की बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और बहुत अच्छी एंकर भी हैं। अबिका यादव लगातार बनी हुई है, पुष्पा पोद्दार लगातार बनी हुई है, और मैं सभी का, आदर्श कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं आप सबको एक बात जरूर बताना चाहती हूँ कि यदि आप सब नए हैं, क्योंकि बहुत सारे नए नाम मैं देख पा रही हूँ अभी, तो हमारा हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से जो पेज है फेसबुक पर, जिसके माध्यम से आप जुड़े हैं, उसे जरूर लाइक करें, फॉलो करें। और हमारा यूट्यूब का चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, चूंकि अब ये ट्रस्ट में तब्दील हुआ है, पहले नहीं था, इसलिए दिल्ली नाम ही चल रहा है अभी। तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, और हम बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। तो आप सब हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें, जुड़े रहें। शुभम, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन कुसुम जी, मैं आपसे जरूर जानना चाहती हूँ कि ब्रेल को हमारे समाज में अगर एकीकृत करने की बात हम करें, तो किस प्रकार हम कर सकते हैं। और जो शुभम ने कहा कि छोटी छोटी चीजों को हम अगर ध्यान दें, सरकार भी और हम जैसे लोग भी, तो शायद हम बहुत आसान बना दें इस यात्रा को, जो किसी भी दृष्टि बाधित के लिए हम हमसे अलग वो अपने आप को ना समझे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंक्लूजन जो है वो मोटिव है पूरी विश्व की जो अधिकांश सक्रिय सरकारें हैं, तो वो इंक्लूजन को बहुत आगे लेके चलती हैं, यानी समायोजन। तो सामाजिक समायोजन से पहले आधारभूत हर एक बच्चे का जो होता है ना, वो शिक्षा है। तो शिक्षा में समायोजन जब तक नहीं होगा, या शिक्षा समायोजित नहीं जब तक होगी, तब तक कोई भी समाज, दृष्टिबाधित ही नहीं मानिए, कोई भी छोटा समूह बड़े समूह के साथ एक रूपता का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है सबसे ज्यादा कि शिक्षा में इंक्लूजन आए। ये प्रयास, या भारत के संदर्भ में कहूंगी 1970 के दशक में इंटीग्रेटेड एजुकेशन के माध्यम से ये प्रयास किया गया था सबसे पहले, लेकिन वो उतना सफल नहीं हुआ। उसके बाद अब ये कर रहे हैं कि प्राइमरी तक विशेष विद्यालयों में बच्चों को रखकर, दृष्टिबाधित बच्चों को विशेष विद्यालयों में हॉस्टल्स की सुविधा के साथ रखने के बाद सामान्य स्कूलों में उनको भेज दिया जाए। ये बहुत रूप से इंक्लूसिव एजुकेशन का एक पार्ट बना हुआ है, लेकिन इसके दुष्परिणामों का जो हमने देखा, एक राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की मैं 11 साल तक सदस्य रही हूँ, सदस्य तो अभी भी हूँ, मतलब पदाधिकारी रही हूँ, वहाँ अध्यक्ष भी रही हूँ मैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की। तो उसके माध्यम से हमने कुछ विद्यालयों से में जाने वाले बच्चों का सर्वे करा के देखा था, जिसके आधार पर हमें पता चला, 420 बच्चों का हमने सर्वे किया था 2018 में। पता चला कि उसमें से अधिकांश बच्चे जब सामान्य स्कूल में डाल दिए जाते हैं, तो वहां भी वो बहुत अकेला अनुभव करते हैं। क्यों? जैसे क्लास की कोई भी एक्टिविटी होती है, तो टीचर्स की जो विशेष ट्रेनिंग नहीं होती, वो जब क्लास में आते हैं तो वो कहते हैं चलो तुम तो क्या पेज पलटोगे। अरे क्यों नहीं पलट सकता? वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी, अपने फोन पर भी आपके साथ पेज पे जुड़ सकता है, और ब्रेल की पुस्तक के माध्यम से भी आपके साथ जुड़ सकता है। भले ही उसका पेज नंबर अलग हो, लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वो आपके साथ उसी पाठ को पढ़ेगा जो पाठ आप दूसरे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो इग्नोरेंट हो जाते बिल्कुल हैं, और उसकी बिल्कुल इग्नोरेंस के कारण बच्चे पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, जैसे जी। खेल की बात आती है, तो खेल के लिए जैसे बच्चे सभी जाएंगे, तो उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है जो दृष्टिबाधित है, कि चलो तुम सबके साथ दौड़ के क्या करोगे, क्यों, उसके पैर ठीक नहीं है क्या? उसके लिए जरूरत है ना कि आप थोड़ा सा विशेष साधनों की आवश्यकता हो, कि कोई आगे ध्वनि कर दी जाए, जिस जगह पर पहुंचना है वहां की आवाज को सुन के वो दौड़ ले। तो थोड़े से प्रयासों की जरूरत होती जो हम नहीं करते, और वो नहीं करते उसका दोष
समाज को देना भी गलत है, क्योंकि समाज को उस तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। जो टीचर्स होते हैं, सभी जो अध्यापक हैं विद्यालयों में, उनकी ट्रेनिंग का ये पार्ट नहीं है डिसेबिलिटी। सामान्यतः ये शुभम ने क्यों पढ़ा है? क्योंकि शुभम ने जो सामान्य बीएड होता है वो नहीं किया, इसने स्पेशल बीएड किया है। तो स्पेशल बीएड करने के कारण इसने उस चीज को पढ़ा है जो दृष्टिबाधितों के साथ या दूसरे विकलांग बच्चों के साथ संवेदनशीलता की मांग करता है। तो वो पाठ्यक्रम में बिल्कुल। जब तक नहीं आएगा, मैं बार बार ये बात कहती हूँ और हर मंच से बात कहती हूँ कि स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर हायर एजुकेशन तक आपको डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को, विकलांगता विमर्श को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना होगा, तभी। और इस पर रिसर्च आज बहुत हो रही है। मेरे साथ ही बहुत सारे विद्यार्थियों ने, 6 विद्यार्थी रिसर्च कर चुके हैं डिसेबिलिटी डिस्कोर्स पर, पीएचडी कर चुके हैं यानी। तो जितना रिसर्च होगा उतने ही एस्पेक्ट्स दूसरे खुलेंगे और समाज में इंक्लूजन उतना ही अधिक रूप में होने की संभावनाएं बनेंगी। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन चुनौती होने का मतलब ये नहीं है कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते जो एक आदर्श के रूप में, एक मानव होने के कारण, एक मानवीयता की मांग के साथ हमारे बीच उभरती है। तो किसी के भी साथ आप कुसुम देख लीजिए। हाँ जी। जी, कुसुम जी, एक बात और मैं जानना चाहूँगी आपसे कि अ, पहले के समय में और अब के समय में जो एक हमेशा हर युग में एक परिवर्तन होता है, और परिवर्तन कहते हैं संसार का नियम है, और देखिए, आप बहुत अच्छी तकनीकी बात कह रही हैं जो वैभवी। सुविधाएँ उपलब्ध होती हाँ, जी, मैं बता दूं तो आपको क्या कि परिवर्तन आप पहले ब्रेल चाहेंगे? पर ही निर्भर होते थे लोग। दृष्टिबाधित लोग ना जी, पूर्णतया ब्रेल पर ही निर्भर थे। तो फिर धीरे धीरे रिकॉर्डर आए। ये 1970-80 के दशक में रिकॉर्डर आ गए, तो रिकॉर्डिंग कैसेट्स होती थी उस जमाने में, कैसेट्स पर डिपेंडेंट हो गए थोड़ा, तो थोड़ा सा ब्रेल से हट गए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कंप्यूटर आ गया, आज कंप्यूटर के आ जाने से तकनीकी इतनी बढ़ गई है कि जो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे भी हैं, वो कंप्यूटर तो सीख लेते हैं जल्दी और ब्रेल को छोड़ देते हैं। तो उसके माध्यम से क्या होता है कि भाषा पर उनका वो अधिकार नहीं हो पाता जो एकमात्र सबसे बड़ा मीडियम होता है दृष्टिबाधित के पास समाज के साथ कम्युनिकेशन का। तो उस कम्युनिकेशन की मीन्स को वो बहुत लूज कर रहे हैं और भाषा पर उनका अधिकार नहीं बन पाता। उनकी क्षमताएं जो होती है, उनकी योग्यताएं जो होती है, वो विकसित नहीं हो पाती भाषा के संदर्भ में। आज ब्रेल को बहुत पीछे छोड़ रहे, कहते क्या जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी विशेष विद्यालय में जाकर भी तो बच्चे कंप्यूटर पे ही लिख रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ही उसी पर पढ़ रहे हैं। और ऑडियो कैसेट्स की जरूरत नहीं है आज, तो उसमें ऐसे ऑडियो फॉर्मेट में किताबें कन्वर्ट हो जाती हैं। कोई भी सामान्य किताब को आप ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कन्वर्जन के माध्यम से वो ऑडियो फॉर्मेट की किताबें पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर आप स्पेलिंग आंख से ना देखें, क्योंकि आप अपने पेन का कोई ऑल्टरनेट नहीं ढूंढ सकते, कलम का हाथ से जब लिखना सिखाया जाता है वो आकृति आपके मनोमस्तिष्क में बैठ जाती है। इसीलिए जो ब्रेल से सीखता है कि आकार कैसा बनता है उस अक्षर का, और उस अक्षर का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसे होता है, जो बच्चे को कराया जाता है वो उसके मनोमस्तिष्क में बैठ जाता है। भाषा पर उसका अधिकार हो बिल्कुल, जाता है, भावों की बिल्कुल अभिव्यक्ति सही सहज कहा हो पाती। आपने कुसुम। हाँ, तो अब इस जैसे चीज से हम वंचित हो आपस रहे में हैं क्योंकि तकनीकी के कारण ब्रेल को पीछे छोड़ा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ब्रेल की आवश्यकता क्या है आज, जब तकनीकी इतनी बढ़ चुकी है कि वहीं पर पढ़ लिख सकता है बच्चा और सामान्य बच्चों के साथ, तो ब्रेल की जरूरत नहीं है। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि ब्रेल की आवश्यकता जो है ना, जैसे तकनीकी तो आपके पास तब तक है जब तक करंट है, लाइट है ना, जब तक बिजली है। अगर नहीं है तब भी आप ब्रेल से काम कर सकते हैं। ब्रेल किसी भी अंधेरे में, रोशनी में, कहीं भी, सर्दी में, गर्मी में, हर जगह आपके काम आएगी। और जो बात कर रही थी पुष्पलता जी, जो सैनिकों को दिया जाता था ना संकेत, वो वही रेख की आकृतियां होती थी जो अंधेरे में भी पढ़ सकते थे बिना लैंप के। लेकिन वो पढ़ इसलिए नहीं पाते थे क्योंकि उनकी आकृतियां बड़ी ऊटपटांग थी। एक ही आकृति से अनेक ध्वनियां प्रकट होती थी। मतलब एक ही आकृति अनेक अक्षरों को बता सकती थी। वो ध्वनि आधारित था, वर्ण आधारित आकृतियां नहीं थी।
इस वजह से ब्रेल जो बनी वो वर्ण आधारित बनी, कि हर एक वर्ण का जो उच्चारण है उसके लिए एक अलग आकृति है ब्रेल की, जो 6 डॉट्स के माध्यम से बनती है। तो ये डिफरेंस है दोनों चीजों में। और समायोजन तब तक संभव नहीं है जब तक हमारी नीयत शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर साफ नहीं होगी। हमने अभी एनईपी बहुत के सुंदर अंतर्गत जानकारी आपने, कुसुम जी, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी और बहुत बारीकी से हमने ब्रेल को समझने की आज कोशिश की है। और हमारे साथ दिलराम भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं। सर्दी आखिर आपने दिल्ली में भेजी दी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हर बार कहती थी कि थोड़ी सी सर्दी आप यहाँ भेजें, लेकिन आपने भेज दी, अब सर्दी बढ़ गई है। उषा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पूनम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन है जो भी हमें देख और सुन रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय पर बहुत बेहतरीन चर्चा चल रही है। और इस चर्चा को अब हम एक विराम लगाने की एक कोशिश करेंगे, क्योंकि हर काम का एक समय होता है और हमारा जो समय है वो बहुत तेजी से भाग रहा है। लेकिन मैं डॉक्टर तनीजा के पास एक बार आना चाहती हूँ और मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि अगर आपको कभी भविष्य में एक बहुत व्यक्तिगत प्रश्न कि कभी ब्रेल को पढ़ने लिखने या सीखने की आपको कभी कभी ऐसा मौका मिलता तो क्या आप सीखती? तो अभी भी सीखी जा सकती है। शुभम ने मुझे बताया कि बस एक हफ्ते में आपका माइक बंद है, 1 मिनट। शुभम ने बताया कि 1 हफ्ते में हम सीख सकते हैं। आप अपनी एक राय दें कि अगर ऐसा हो हाँ, तो अगर आप नहीं, सीखेंगी? मैं जरूर सीखना चाहूंगी। सीखने की मैं समझती हूँ कोई उम्र नहीं होती, और पता ना किसका फायदा हो जाए। आप सीखा हमने और फायदा किसी का हो गया, तो इसलिए मैं सीखना जरूर चाहूंगी। और एक मेरा प्रश्न भी है कुसुम लता जी से और शुभम जी से। मैंने कहीं पे पढ़ा है कि रेलवे स्टेशन पे नीली लाइन एक बिछा दी गई है, जिसमें दृष्टिबाधित लोग रेलवे स्टेशन पे आसानी से आ जा सके। ये मैंने पढ़ा है कहीं, ये सही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम ये। और नीली एक लाइन में वो चीज मैं ये, टेक्टाइल है, टेक्टाइल। अच्छा, तो ये मैं जानना चाहती थी। जी और जी। एक मैं ये समझती हूँ कि जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी चक्षु जो है वो किसी से कम नहीं है। तो इसलिए ब्रेल बहुत काम आएगी, क्योंकि ये मैं देख रही हूँ ज्ञान तो है लेकिन सिर्फ थोड़ी सी मजबूरी वाली बात है, तो उसको दूर किया जाए ब्रेल से तो मैं तो उसको बहुत अच्छा समझूंगी। और हमारे इसमें रामायण में और कई जगह हमारी हिस्ट्री में उदाहरण भी हैं कि जो बिना दृष्टि के लोग, हालांकि दृष्टि वाले थे, मैं उदाहरण देती हूँ कैसे। आप, दशरथ जी ने बिना देखे बाण चलाया, दृष्टि नहीं उधर दी, सबको पता है वो लग गया श्रवण कुमार जी को। और एक और भी उदाहरण है हिस्ट्री में पृथ्वीराज जी का। उन्होंने बगैर देखे, उनकी तो आंखें फोड़ दी गई थी जब वो बंदी बनाए गए, तो उन्होंने बिना देखे तीर चलाया और दुश्मन को मार दिया। तो ये चीजें हमारे यहाँ है कि ज्ञान रूपी चक्षु तो बहुत काम आते हैं। और मैं ये कहूंगी कि देखिए, अकेले तय करने होते हैं हमें कई सफर, और हर सफर में हमें हम सफर नहीं मिलते, ऐसा मैं समझती हूँ। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं, अनुभव से अर्थ समझ आते हैं, और अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा मैं समझती हूँ। बहुत सुंदर बात धन्यवाद। आपने कही है। विशाल यादव हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन। और ब्रेल को जिस तरीके से आज हमने समझा, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति, अगर जो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आगे भी ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा शेयर होगा, क्योंकि आप सभी शेयर करेंगे। आप सभी से गुजारिश करती हूँ इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 9958157108। अगर आपको कोई भी बात हमसे पूछनी है या वक्ता के रूप में आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बहुत जल्द हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट का वेबसाइट आने वाला है, तो वो भी हम उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात यह है कि
ब्रेल को जितने करीबी से आज हम समझ पाए और ब्रेल और हम का जो एक नाता बना है, मुझे लगता है कि ये एक कालजयी कार्यक्रम है और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। मुझे भी, मैं अपनी बात भी करूं, क्योंकि हम जब तक किसी के बारे में, किसी भी विषय के बारे में जब हम अंदर तह तक नहीं पहुंचते हैं तो हमें उसकी उतनी जानकारी नहीं मिलती। और हल्के हाथों से अगर हम कोई चीज खंगालते हैं तो वो मोती हाथ नहीं लगता, जो मोती आज हाथ लगा है, क्योंकि हम गहरे पानी में उतरे हैं आज। और ब्रेल को समाज से किस प्रकार जोड़ सकें और कितनी सुविधाएं हैं और कितना जरूरी है कि हम एक संवेदनशील मानव बने और संवेदनशील मानव बनकर हम इस ओर अपनी एक अलग रुचि पैदा करें और जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। हमारे साथ आशा साहनी जुड़ गई हैं, अभिनंदन। और चलते चलते कुसुम जी, शुभम जी, तनेजा जी, छोटा छोटा संदेश मैं चाहूंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, और जो ब्रेल को अपने आप से जोड़ नहीं पाते हैं उनके लिए एक छोटा छोटा संदेश जरूर आप दें कंक्लूजन के रूप में, कि इस कार्यक्रम को हम एक सुंदर रूपरेखा दे सके। तो कुसुम जी, क्या संदेश है आपका? देखिए, हम एक स्वस्थ और समावेशी समाज बनाना चाहते हैं। ये आकांक्षा ही नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए और ये प्रयास हमेशा घर से प्रारंभ होना चाहिए। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी सरकारी नौकरी में हो ना हो, घर में सिर्फ सामान्य रूप से ही रहता हो, हर जगह पर प्रयास किया जा सकता है, चाहे वो छोटी सी जगह हो, चाहे वो बड़ा विश्वविद्यालय हो, चाहे वो बड़ा संस्थान हो, सब जगह आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है सिर्फ एक मानवीय संवेदनशीलता की। बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है। शुभम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे यूथ के लिए क्या संदेश है? अंत में यही कहूंगा मैं कि सभी लोग जो सामान्य हैं, जो अपने आसपास सारी चीज़ों को देख सकते हैं, उनसे बस इतना अनुरोध है कि थोड़ी बहुत जानकारी ब्रेल के लिए रखें अपने पास। थोड़ी बहुत जानकारी, जैसे कि अगर कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति आपसे टकराता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ भी है, तो आप उसकी बातों को आसानी से समझ पाएँ। हो सकता है कि वो ब्रेल ना जानता हो, ये भी एक संभावना हो सकती है कि अगर उसने पढ़ाई नहीं की, स्कूल नहीं गया, तो ब्रेल ना जानता। लेकिन फिर भी आपके पास उसके लिए कुछ एक ऐसी चीज़ हो जो उसकी मतलब उससे संप्रेषण करने के लिए आपके लिए आसानी हो। क्योंकि ब्रेल से हमारा रिश्ता मतलब सहानुभूति का नहीं होना चाहिए, समानता का होना चाहिए, ताकि इस समाज में हम और जितने भी विकलांग लोग हैं या दृष्टिबाधित लोग हैं, एक तरह के लोग हैं हम। और ब्रेल सीखना, मैंने पहले ही बताया, ब्रेल सीखना थोड़ा आसान है, थोड़ा-सा इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत है कि आप ब्रेल आसानी से सीख सकते हैं। और आने वाले समय में बहुत सारी अभी टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, जो ब्रेल पर बहुत रिसर्च हो रहा है। आज आप एआई के माध्यम से बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन मैम का कहना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि ब्रेल अगर प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा जाए उसको, ताकि बच्चा अगर प्राथमिक क्लास में आ रहा है, उसको क्लास फर्स्ट में है, तो उसको पता चले कि आखिर ब्रेल की चीज़ भी है। और ये ना हो कि लुई ब्रेल के बारे में बता दिया या 6 डॉट्स के बारे में बताया। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, स्टाइलस दिखाई जाए, ब्रेल स्लेट दिखाई जाए, लिखने का तरीका बताया जाए, तो बच्चे का थोड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि उसने पेज और पेपर पे लिखा है, तो उसको पता चले कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आज हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, वो भी सेम चीज़ है जैसे हम पेन से पेज पे लिखते हैं। बट वो ब्रेल के माध्यम से एक बार सीखे, उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा आने वाले समय में। और जैसे-जैसे ये सारी चीज़ें प्राथमिक शिक्षा से जुड़ेंगी, तो आने वाला समय सबके लिए एक समानता भरा समय होगा। बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है। बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश है और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक विचार तो ज़रूर समाज तक पहुँचने वाला है। तनेजा जी, आप क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बधाई दूँ कि आपने एक इस तरह का विषय जो है वो पास किया बोलने के लिए। बहुत से विषय आप चुन चुकी हैं, लेकिन ये एक अनयूजुअल सा है, तो इसलिए आपको बधाई देनी बनती है। दूसरा ये है ये कि बधाई आपके लिए देखिए ही है। नहीं, इंटरेस्ट बधाई की तो बात पुष्पलता बताई जी को भी शुभम। बनती है ना। इन्होंने इतना प्रयास करके, इतना ढूंढ के पूरा
रिसर्च करके आर्टिकल पूरा पढ़ा। सो जी नाइस तो जी ऑफ जी आपको यू, भी सो बहुत नाइस, बहुत बहुत बधाई बहुत मैडम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैं एक जरा सी एक बात ये कहना चाहूंगी कि जैसे शुभम जी ने कहा इंटरेस्ट वाली बात, देखिए इंटरेस्ट होता है कुकिंग सीखने का, इंटरेस्ट होता है एम्ब्रॉयडरी सीखने का, इंटरेस्ट होता है डांस का, इंटरेस्ट होता है और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सीखने का, कुछ भी सीखने का। तो अगर इंटरेस्ट में एक जरा सा ये भी शामिल कर दिया जाए कि ब्रेव लिपि को सीखा जाए, पता ना किसके किस टाइम काम आ जाए, तो मैं समझती हूँ कि सीखने में कोई बुराई नहीं है। ये भी एक इंटरेस्ट में जोड़ देना चाहिए और सीखना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया, अकेले ही तय करने होते हैं कई सफर, और हर सफर में हमें हम सफर नहीं मिलते, इसलिए हमें ये भी सीखना जरूरी, इसलिए समझना ब्रेल को चाहिए। हम सफर बिल्कुल, बुला लेना हमें कभी चाहिए। कभी अकेले ही, बिल्कुल हमें अकेले भी चलना चाहिए, अकेले भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और इतिहास गवाह है कि हम अगर चाहें, ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने ब्रेल को अपने आप से जोड़ने का एक प्रयास किया, समाज से जोड़ने का, देश से या दुनिया से जोड़ने का एक प्रयास किया, मुझे लगता है आज का प्रयास हमारा बहुत सार्थक है। आदरणीय कुसुमलता मलिक जी, आदरणीय डॉक्टर तनीजा जी और शुभम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ब्रेल को इतने बेहतरीन तरीके से हम तक पहुंचाया। और ब्रेल जो अछूता था एक विषय, उस विषय से हम अपने आप को जोड़ पाए। तो मैं तहे दिल से आप तीनों का अभिनंदन भी करती हूँ और बहुत वैभवी, आभार व्यक्त तुम्हारा भी करती बहुत बहुत धन्यवाद वैभवी। धन्यवाद आपने इस मैम। विषय पर ये आयोजित की परिचर्चा। लेकिन मैं ये एक रिक्वेस्ट आपके प्रोग्राम के माध्यम से सभी से करना चाहती हूँ कि आप ब्रेल के हूँ। जी, बारे में जाने ना जाने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप किसी भी दृष्टिबाधित को अगर अपने आसपास देखकर अपने साथ बात करती हैं, उसके साथ अपने साथ जोड़ते हैं, तो ये बड़ी बात है कि मनुष्य मनुष्य से जुड़े। आप उसको अलग ना समझें, व्यक्ति को अपने बिल्कुल, समाज का वैसा ही बिल्कुल। हिस्सा माने जैसे आप स्वयं है। तो मनुष्य को जोड़ना सीखें पहले, तो बहुत ब्रेल अच्छी तो बात आप आपने जुड़ ही कही है। जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम पूरा प्रयास करेंगे और हम मानव हैं और मानव से प्रेम करना हमें आता है और ये हमें ईश्वर ने एक नेमत दी है, जिस नेमत को लेकर हम चल रहे हैं, तभी ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, क्योंकि हम जैसे खूबसूरत लोग इस दुनिया को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। मीना जी हमारे साथ जुड़ी हैं अभी, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और गुजारिश करती हूँ कि हमारे कार्यक्रम से आप यूं ही बने रहें, जुड़े रहें। अगली बार फिर नए विषय के साथ आऊंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।